अक्सर आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि गुंडे और दबंग लोग कमज़ोर लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं। और इसके अलावा काफ़ी लोगों से ये भी सुना होगा कि एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है। इसी कंटेक्स्ट में आज मैं इस वीडियो में एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जे के कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करूंगा और इससे रिलेटेड कई डाउट्स क्लियर करूंगा, जैसे कि क्या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में 12 साल रहने मात्र से ही वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है? जिसकी प्रॉपर्टी पे आपने कब्जा किया है उसको क्या करना चाहिए? क्या कोई किराएदार अपने मकान मालिक की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के बाद उस प्रॉपर्टी का ओनर बन सकता है या नहीं? राम जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पार्टीज को एडवर्स पोजीशन वाले आर्गुमेंट को क्यों रिजेक्ट किया था, और भी बहुत कुछ। जैसा कि एडवर्स पोजीशन के दोनों वर्ड्स को पढ़ के ये क्लियर हो जाता होगा कि जब भी आपने किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे पोजीशन यानी कब्जा उसके रियल ओनर के सहमति के बिना किया है, तब वैसे पोजीशन को एडवर्स यानी प्रतिकूल माना जाता है। एडवर्स पोजीशन के कंसेप्ट को किसी भी कानून में एक्सप्रेसली डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट यानी परिसीमा अधिनियम 1963 के सेक्शन 27, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 65 की कंबाइंड रीडिंग से ये क्लियर होता है कि किसी भी इंसान को अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस लेने के लिए उसे 12 साल के भीतर सूद डालना पड़ता है, वरना वो प्रॉपर्टी उसके हाथ से फिसल के किसी और के हाथ में चली जाएगी और उसका उस प्रॉपर्टी से सारे राइट्स छिन जाएंगे। जिसने भी कब्जा किया था वो अब एक प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल एक्वायर कर लेता है। प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि 12 साल का टाइम पीरियड जो प्रिस्क्राइब यानी निर्धारित है, उसके बाद ही उसे प्रॉपर्टी का टाइटल मिलता है। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है, असलियत में उतना आसान है नहीं। जो लोग ये चाहते हैं कि कब्जा करने के बाद प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, तो उसे कोर्ट में 5 चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं, और अगर आप इन 5 चीज़ों में से एक भी चीज़ प्रूव नहीं कर पाएँ, तब आपको एडवर्स पोजीशन का फ़ायदा नहीं मिलता है। पहला ये कि पोजीशन एक्चुअल यानी वास्तविक होना चाहिए। इसका मतलब ये कि आपको उस प्रॉपर्टी में इंटर करके वहाँ मालिक की तरह रहना पड़ेगा, और आपके फिजिकल एक्ट्स ऐसे होने चाहिए कि लोगों को लगे हाँ भाई, ये इंसान इस प्रॉपर्टी का मालिक है। जैसे कि आप वहाँ जाकर खेती कर रहे हो, घर में कंस्ट्रक्शन का काम भी आप ही कर रहे हो, वगैरह वगैरह। अब बस आप ये बोलो कि मैं वहाँ जाकर 1 घंटे रहता था या पूरी रात रहता था और सुबह सुबह वहाँ से निकल लेता था कि कहीं मकान मालिक मुझे पकड़ ना ले, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कोर्ट भी यही बोलती है कि अरे भाई, आप मकान मालिक बनना चाहते हो तो चोरों जैसी हरकतें ना करो और मालिक की तरह रहो। दूसरा ये कि पोजीशन कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड यानी निरंतर और निर्बाध होना चाहिए। इसका मतलब ये कि आप उस प्रॉपर्टी पे 12 साल तक कंटिन्यूअसली रहें और इस बीच आपके पोजीशन में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये 12 साल का टाइम पीरियड तब से स्टार्ट होता है जब आपका फिजिकल पोजीशन हो और इंटेंशन टू पोजेस यानी कब्जा करने का आशय भी साथ में हो। तीसरा ये कि पोजीशन एक्सक्लूसिव यानी अनन्य होना चाहिए। इसका मतलब ये कि जिस भी प्रॉपर्टी पे आपने कब्जा किया है उस पे केवल आप ही रह रहे हैं और दूसरे पार्टी का उस पर फिजिकल पोजीशन नहीं होना चाहिए। इसको पता करने के कई तरीके हैं, जैसे आप अपने ज़मीन पे फिजिकल इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, फेंसेज यानी 4 दीवारी भी आप ही लगा रहे हैं, ताला चाबी भी आप ही के पास है, एटसेट्रा। फोर्थ ये कि आपका पोजीशन ओपन एंड एविडेंट होना चाहिए, यानी खुला और प्रत्यक्ष होना चाहिए। इसका मतलब ये कि आपको वहाँ ऐसे रहना है कि दूसरों को आसानी से पता चल सके कि आप वहाँ रह रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप वहाँ नेम प्लेट लगा दीजिए, जिससे पता चले कि हाँ भाई, ये घर लेट्स से फलाना चौधरी का है। साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी पे वैसे काम भी करते रहिए जो एक ओनर अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए करते रहता है। साफ साफ शब्दों में आपको उस प्रॉपर्टी में खुद को कंसील यानी दूसरों की नज़रों से छुपा के नहीं रहना है। अब मान लीजिए एक ही इंसान के 2 आलीशान घर हैं। एक घर तो नोएडा में है जहां वो कभी आता ही नहीं, और जब आता है तब बाहर से अपने घर को देख के चला जाता है। दूसरा घर लखनऊ में है जहां वो रहता है। एक बार को आप ये भी मान लीजिए कि आप उस इंसान के नोएडा वाले घर के बगल में एक झोपड़ी में रहते हैं। अब आपका इंटेंशन ऐसा है कि वो आलीशान घर आपका हो जाए। ऐसे में आप अपने खुरफाती दिमाग का यूज करके अपने झोपड़ी से और उस इंसान के घर के बीच एक सुरंग बना लेते हैं, और आप मेन गेट से ना जाकर इसी सुरंग से उस घर में इंटर करते हो, जिससे उस घर के मालिक या आसपास रहने वाले लोगों को कुछ पता ना चले।
और ऐसे ही करते करते आपने वहाँ 12 साल बिता दिए और अब आप उस प्रॉपर्टी पे ओनरशिप क्लेम करना चाहते हो। यहाँ पे कानून बोलता है कि ऐसा करके आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते। मतलब आपको ऐसे रहना है कि रियल ओनर को ये नोटिस करने में कोई दिक्कत ना हो कि मेरी प्रॉपर्टी पे कोई दूसरा रह रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अब ढिढोरा पीटने लगो कि गैंग्स ऑफ वासीपुर मूवी की तरह, जिसमें रणधीर सिंह और या फैसल खान की तरह मैंने भी इस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, वैसे चिल्लाते रहो। और ना ही आपको रियल ओनर का घर खोज के वहाँ उसके दरवाजे की घंटी बजा के ये बोलना है कि ओए अब मैं तेरे घर में रहने जा रहा हूँ, कर ले जो करना है। इतना सब नहीं करना आपको बस ऐसे रहना है कि लोगों को लगे कि क्या बात है, रणधीर सिंह ने तो ये वाली प्रॉपर्टी भी खरीद ली। इसी कंटेक्स्ट में टी अंजनप्पा वर्सेस सोमलिंगप्पा 2006 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि ये जरूरी नहीं है कि कब्जा करने वाला रियल ओनर को जाकर बताए कि मैं आपके सहमति के बिना वहां रह रहा हूं। अब फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट ये है कि आपका पोजीशन हॉस्टाइल और एडवर्स यानी प्रतिकूल होना चाहिए। इसका मतलब ये कि आपको उस प्रॉपर्टी पे रियल ओनर के राइट्स के वॉयलेशन में या बिना उसके कंसेंट के रहना होगा। आपको बस ये दिखा के काम नहीं चलेगा कि मैं वहाँ फिजिकली रह रहा हूँ, बल्कि साथ ही साथ ये प्रूफ करना होगा कि आप वहाँ रियल ओनर से उसके राइट्स छीनने के पर्पज से रह रहे हैं। आपका पोजीशन इतना हॉस्टाइल और एडवर्स होना चाहिए कि रियल ओनर को ये पता चल सके कि कोई दूसरा मेरी सहमति लिए बिना मेरे प्रॉपर्टी के पोजीशन में है। अब इतना जानने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि जब मुस्लिम पार्टीज ने राम जन्मभूमि केस में बोला था कि हम लोग तो 1528 से 1860 मतलब 300 साल से ज़्यादा से वहाँ एडवर्स पोजीशन में रह रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को क्यों रिजेक्ट किया? सुप्रीम कोर्ट ने इसका आंसर देने के लिए कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2004 के जजमेंट पे रिलाई किया, जहाँ ये बोला गया था कि एडवर्स पोजीशन के बेसिस पे टाइटल क्लेम करने वालों को 5 बातें प्रूव करनी पड़ती हैं, जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया है। अब चूंकि मुस्लिम पार्टीज ये प्रूफ नहीं कर पाए कि उन लोगों के पास एक्सक्लूसिव और कंटिन्यूअस पोजीशन था, इसलिए उन्हें एडवर्स पोजीशन का फ़ायदा नहीं मिल सका। अब एक सवाल आप लोगों के मन में ये भी आता होगा कि क्या कोई किराएदार यानी टेनेंट अपने मकान मालिक के प्रॉपर्टी पे कब्जा करके उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है या नहीं? अब इसको समझने के लिए हमें एडवर्स पोजीशन और परमिसिव पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा और अनुमोदक कब्जा के अंतर को समझना होगा। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि पोजीशन को कभी भी एडवर्स नहीं माना जा सकता जब आप किसी प्रॉपर्टी पे किसी टाइटल या एग्रीमेंट के बेसिस पे रह रहे हैं। जिन्होंने किसी टाइटल या एग्रीमेंट के अंडर पोजीशन लिया होता है उसे हम परमिसिव पोजीशन बोलते हैं, जैसे कि जब आपने रेंट एग्रीमेंट, लाइसेंस, लीज के बेसिस पे पोजीशन लिया है। ये जो लीज और लाइसेंस एग्रीमेंट है ना, ये परमिसिव पोजीशन के एम्बिट में आता है, जो कि एडवर्स पोजीशन का एक्सेप्शन है। इसी के साथ साथ ये भी बता दूं कि जब आप शुरुआत से एक एग्रीमेंट के बेसिस पे उस प्रॉपर्टी में रह रहे थे और जिस टाइम पीरियड के लिए आप वहाँ रहने के लिए अलाउड थे वो एक्सपायर होने के बाद और लैंडलॉर्ड को रेंट दिए बिना वहाँ रह रहे हैं, तब आपका भी एडवर्स पोजीशन वाला पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे ही करते करते अगर आपने 12 साल वहाँ गुजार लिए, फिर परमिसिव पोजीशन एडवर्स पोजीशन में चेंज हो जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जिसने कब्जा किया है उसको भी हटा के कोई दूसरा कब्जा करना चाहता हो, मतलब एक शेर तो दूसरा सवा शेर। तो ऐसे सिचुएशन में जिस पर्सन ने कब्जा करके अपनी टाइटल को परफेक्ट कर लिया है वो भी किसी दूसरे को एविक्ट करने के लिए सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। इसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने रविंदर कौर ग्रेवाल वर्सेस मंजीत कौर 2019 में ये बोला है कि वो पर्सन जो एडवर्स पोजीशन के बेसिस पे टाइटल क्लेम कर रहा है वो भी आर्टिकल 65 की हेल्प लेकर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल और परमानेंट इंजंक्शन के लिए सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। इस केस में कोर्ट ने गुरुद्वारा साहिब वर्सेस ग्राम पंचायत 2014 केस को ओवररूल कर दिया, जहां ये बोला गया था कि कब्जा करने वालों को सूट इंस्टीट्यूट करने का पावर नहीं है और वो बस एज ए डिफेंडेंट ही अपने टाइटल को डिफेंड कर सकता है। रविंदर ग्रेवाल केस में कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स को डिस्कस करने के बाद यह भी बोला कि जब भी एडवर्स पोजीशन वाले सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाते हैं तब इस राइट का यूज़ स्वॉर्ड यानी तलवार के फॉर्म में भी किया जा सकता है, यानी कब्जा करने वाला एज ए प्लेंटिफ अपने टाइटल को क्लेम भी कर सकता है और जब कोई दूसरा उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करे तो वो डिफेंडेंट बन के अपने टाइटल को शील्ड यानी कवच से डिफेंड भी कर सकता है। अब आप लोग ये भी जानने के लिए उत्सुक होंगे
कि ओरिजिनल ओनर को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वो अपने प्रॉपर्टी को एडवर्स पोजीशन के प्रकोप से बचा पाए। पहला ये कि अगर आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी में रहने के लिए अलाउ कर रहे हैं तो एक रिटन एग्रीमेंट बनवा लीजिए। आपने देखा होगा कि बड़े शहरों में प्रॉपर्टी ओनर्स रेंट एग्रीमेंट बनाने को बोलते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब मान लो ऐसे में कोई दूसरा उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में है और आप उसे निकालना चाहते हैं, तो सेक्शन 110 ऑफ एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको कोर्ट में बस ये दिखाना है कि टाइटल डीड्स तो मेरे नाम पे हैं, जिसके बाद कोर्ट एडवर्स पोजेसर यानी कब्जा करने वाले को ये बोले कि चलो मुन्ना, अब तुम ऊपर बताए हुए 5 चीज़ों को प्रूव करो वरना पहली फुर्सत में निकल लो। दूसरा ये कि जैसे ही आपको पता चले कि आपके प्रॉपर्टी में कोई दूसरा बिना परमिशन के रह रहा है और वहाँ से निकल भी नहीं रहा, तब आप सीधा पुलिस के पास जाइए और बोलिए कि इस पर्सन ने आपकी प्रॉपर्टी में क्रिमिनल ट्रेसपास किया है। इसके बाद पुलिस को FIR रजिस्टर करना ही पड़ेगा। तीसरा ये कि आपको तुरंत अपने टाइटल के बेसिस पे एक सिविल सूट इंस्टीट्यूट करना चाहिए। फोर्थ तो कॉमन सेंस की बात है कि आप कंटिन्यूसली अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल करते रहें। लॉ कहता है कि अगर आप जेल में भी बंद हैं फिर भी आपको अपनी प्रॉपर्टी मैनेज करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जेल तोड़ के भाग आओ, बल्कि अपने प्रॉपर्टी को अपने फैमिली मेम्बर्स, मैनेजर्स वगैरह वगैरह से मैनेज करते रहो। अब अगर आप चाहते हैं कि किसी कमज़ोर इंसान की प्रॉपर्टी गुंडों और दबंगों के हाथों में न चली जाए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।